किताबों की इन ऊंची अलमारियों के बीच कॉफी की धीमी महक और एक वैचारिक शांति के साथ फिलॉसफी हब यानी हमारे इस खूबसूरत कैफे फिलॉसफी की इस बैठक में एक बार फिर स्वागत है। मुझे हमेशा यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। सही बात है। आज का हमारा जो विषय है वो कुछ ऐसा है जो सीधे इंसानी जिंदगी के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ा है, हमारी खुशियों और यहाँ तक कि हमारे दुखों से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ वही तो। आज की इस गहन चर्चा का विषय है आदत पड़ने का मनोविज्ञान, या जिसे हम साइकोलॉजी ऑफ हैबिचुएशन कहते हैं। ये गहरा विश्लेषण मुख्य रूप से ताली शारॉट और कैस सनस्टीन की हालिया किताब लुक अगेन और मानव व्यवहार से जुड़े कई बेहद चौंका देने वाले शोधों पर आधारित है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जरूर। इंसानी दिमाग किसी भी नई चीज का बहुत ही जल्दी आदी हो जाता है। मतलब चाहे वो लॉटरी जीतने जैसी कोई बहुत बड़ी खुशी हो, कोई नई गाड़ी हो, या फिर कोई बहुत ही दुख भरा और तनावपूर्ण माहौल ही क्यों ना हो। हाँ, दिमाग वापस उसी स्थिति में आ जाता है। एकदम। इंसान का दिमाग कुछ ही समय में उन सभी चरम भावनाओं को एक तरह से सामान्य मान लेता है और अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि खोड़ छूगिरी या आदत पड़ने का ये जो पूरा विज्ञान है ना, ये असल में एक दो-धारी तलवार की तरह है। दो-धारी तलवार यानी दोनों तरफ से? हाँ, मतलब अगर हम इसे विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। वरदान कैसे? देखिए, ये तंत्र इंसानों को बेहद कठिन, दर्दनाक और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। हाँ, पैनिक होता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ ही हफ्तों या महीनों में वही जगह, वही संघर्ष एक सामान्य दिनचर्या लगने लगता है। ये आदत ही है जो हमें अंदर से टूटने से बचाती है। सही बात है। लेकिन अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए जो बहुत ही त्रासद है। दुख भरा पहलू। यही आदत पड़ने का जो तंत्र है वो जीवन की सबसे खूबसूरत खुशियों, प्रेम, हमारे गहरे रिश्तों और हमारी बड़ी सफलताओं के रंग को भी समय के साथ बिल्कुल फीका कर देता है। और ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल है। और कैफे फिलॉसफी की इस बैठक का मुख्य मिशन यही खोजना है कि जीवन में कहाँ इस आदत को अपनाना फायदेमंद है, कहाँ ये नुकसानदेह है, और कैसे हम सब अपनी जिंदगी में छिपी हुई उन खुशियों को फिर से महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम बस आदत के कारण अनदेखा कर चुके हैं। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। अगर हम टैली शारॉट की ऑप्टिमिज्म बायस यानी आशावाद के सिद्धांत को देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से भविष्य को लेकर बहुत सकारात्मक सोचता है। लोग हमेशा उम्मीद में रहते हैं। हाँ, लोग हमेशा से मानते हैं कि भविष्य में उन्हें कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वो बहुप्रतीक्षित खुशी आखिरकार मिल जाती है ना, तो उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। बहुत ही छोटी। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है। जब लोग किसी लंबी छुट्टी या वेकेशन पर जाते हैं जिसके लिए उन्होंने महीनों पैसे बचाए होते हैं और इतना इंतजार किया होता है, तो जानते हैं क्या होता है? मजा कम होने लगता है। हाँ, महज 43 घंटे के बाद ही उस छुट्टी का चरम मजा कम होने लगता है। दिमाग उसे एक नई सामान्य स्थिति मान लेता है। अरे सिर्फ 43 घंटे? बस 43 घंटे। और वो प्यारे पिल्लों यानी क्यूट पपीज वाला जो प्रयोग था, वो तो इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से साबित करता है। ओ हाँ, वो प्रयोग। उस प्रयोग में लोगों को प्यारे पिल्लों या मुस्कुराते हुए छोटे बच्चों की तस्वीरें लगातार 10 बार दिखाई गईं। शुरुआत में तस्वीरें देखकर लोग बहुत खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी वो खुशी, वो मुस्कुराहट गायब होने लगी। बिल्कुल। और उस प्रयोग की सबसे खास बात ये थी कि उसने शरीर और दिमाग के बीच के एक अजीब अलगाव को उजागर किया। अलगाव मतलब शरीर और दिमाग अलग अलग रिएक्ट कर रहे थे? हाँ, जब इंसानों को पहली बार वो प्यारी तस्वीर दिखाई गई तो उनके चेहरे की मांसपेशियों ने, जो खुशी में स्वाभाविक रूप से सिकुड़ती हैं, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और तीव्र प्रतिक्रिया दी। मॉनिटर्स पर रिकॉर्ड हुआ होगा। जी, मॉनिटर्स पर वो खुशी साफ दर्ज हुई। लेकिन जब वही तस्वीर बार बार दिखाई गई तो चेहरे की उन मांसपेशियों ने प्रतिक्रिया देना लगभग बंद कर दिया। शरीर शांत हो गया। हैरानी की बात है। दिलचस्प बात यह है कि जब उन लोगों से शब्दों में पूछा गया तो उन्होंने 10वीं बार भी यही कहा कि तस्वीर बहुत ही प्यारी है। यानी जुबान बोल रही है कि अच्छा लग रहा है, पर शरीर कुछ महसूस नहीं कर रहा। एकदम सही। विज्ञान की भाषा में इसे संज्ञानात्मक और भावनात्मक भिन्नता
यानी कॉग्निटिव एंड इमोशनल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये तो नया शब्द है। यानी इंसान का बौद्धिक स्तर जानता है कि कोई चीज अच्छी या खूबसूरत है, लेकिन भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर वो उस आनंद का पूरी तरह से आदी हो चुका होता है, इसीलिए शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये अजीब कश्मकश है। महान अर्थशास्त्री टिबोर स्किज़ोफ्स्की ने इस इंसानी व्यवहार को बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि असली आनंद तब मिलता है जब इच्छाओं की संतुष्टि अधूरी हो या उसमें कुछ अंतराल हो, जिसे हम इंटरमिटेंट सेटिस्फैक्शन कहते हैं। अंतराल यानी बीच बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। हाँ, अगर खुशी लगातार बिना किसी रुकावट के या एकदम परफेक्शन के साथ मिलती रहे तो वो बहुत जल्द ऊब और एक रास्ता में बदल जाती है। आनंद को महसूस करने के लिए प्यास का बाकी रहना जरूरी है। क्या बात है, प्यास बाकी रहनी चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। और अगर ये दार्शनिक विचार हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो कैफे फिलॉसफी के ज्ञान बांटने के इस मिशन को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन जरूर दें, ताकि ये वैचारिक यात्रा और भी लोगों तक पहुंच सके। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है कि खुशी को महसूस करने के लिए थोड़ी प्यास और दूरी जरूरी है। लगातार संतुष्टि ही सबसे बड़ी ऊब बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम खुशियों के कम होने और आदत पड़ने के इस चक्र को पूरे जीवन काल के संदर्भ में देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? जीवन के किस पड़ाव में इंसान इस एक रास्ता या उदासी का सबसे ज्यादा शिकार होता है? मतलब क्या उम्र का भी इससे कोई लेना देना है? देखिए, ये इंसानी जीवन का एक बहुत ही संवेदनशील, जटिल और करुणा से भरा पहलू है। दुनिया भर में किए गए शोध बताते हैं कि जीवन की संतुष्टि का ग्राफ एक यू शेप्ड यानी अंग्रेजी के यू आकार का होता है। यू आकार का यानी पहले नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। जी हाँ। जीवन के संघर्षों, बढ़ती जिम्मेदारियों, करियर के तनाव और कुछ सपनों के टूटने का सबसे भारी बोझ इंसान 47 से लेकर 50-60 वर्ष की आयु के बीच महसूस करता है। 47 से 60 के बीच? इस उम्र में आकर अक्सर ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, सब कुछ एक नीरस दिनचर्या बन गया है और भविष्य में कोई नई खुशी नहीं बची है, और ये काफी तकलीफदेह होता है। ये सुनने में कितना भारी लग रहा है। अलग अलग देशों में ये उम्र थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे रूस में कठिन जीवन स्थितियों के कारण ये सबसे निचला बिंदु 62 वर्ष की आयु में आता है। जब लोग इस दौर से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उदासी कभी खत्म नहीं होगी। एक अंधेरा सा छा जाता है। हाँ, लेकिन इस यू आकार के ग्राफ में एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छिपी है। क्या उम्मीद है वो? 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद ये ग्राफ फिर से ऊपर उठने लगता है। अरे वाह! इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है, व्यर्थ की उम्मीदों और आदतों से मुक्त होता है और जीवन में फिर से एक शांति और खुशी का उदय होता है। ये वक्तव्य उन सभी लोगों के लिए एक सहानुभूति भरा संदेश है जो इस समय उस यू ग्राफ के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से से गुजर रहे हैं। ये अंधकार स्थायी नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा और खुशी का ग्राफ फिर से ऊपर उठेगा। ये समझकर सच में बहुत सुकून मिलता है कि वो मुश्किल दौर हमेशा नहीं रहता। अब अगर हम खुशियों को जानबूझकर बढ़ाने और रोजमर्रा की आदतों को तोड़ने की बात करें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? थॉमस गिलोविच का शोध इस मामले में हमारी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने फ्रिज और घड़ियों के मुकाबले समुद्र तट और संगीत कार्यक्रम पर पैसा खर्च करने वाले लोगों का अध्ययन किया। अच्छा, यानी वस्तुओं और अनुभवों की तुलना। बिल्कुल, भौतिक वस्तुओं यानी सामान बनाम जीवन के अनुभवों पर खर्च। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जब लोग सफर करने या कॉन्सर्ट में जाने पर खर्च करते हैं तो वह उन लोगों से कहीं ज्यादा और लंबे समय तक खुश रहते हैं जो महंगे गैजेट्स खरीदते हैं। ये आधुनिक उपभोक्तावादी समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब कोई व्यक्ति एक भौतिक वस्तु खरीदता है, जैसे एक बहुत बड़ा टीवी, महंगी घड़ी या कोई आलीशान कार, तो उसे बहुत जल्दी उसकी आदत हो जाती है। हाँ, शुरू में बहुत क्रेज होता है, फिर नॉर्मल लगने लगता है। वही तो, वो वस्तु वहीं कमरे में पड़ी रहती है और कुछ ही हफ्तों में वो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाती है। दिमाग उसे नोटिस करना बंद कर देता है। सही बात है, मेरा टीवी अब मुझे दिखता ही नहीं है। लेकिन जब इंसान अनुभवों पर पैसा खर्च करता है, जैसे पहाड़ों की यात्रा पर जाना, कोई नया कौशल सीखना या अपने पसंदीदा संगीतकार का कॉन्सर्ट देखना, तो वो खुशी बहुत लंबे समय तक टिकती है। ऐसा क्यों होता है? दिमाग तो उसकी भी आदत डाल सकता है। इसके कई गहरे कारण हैं। पहला,
अनुभव इंसानी पहचान या आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। वे हमारी यादों और आत्मा में जुड़ जाते हैं। दूसरा अनुभव सामाजिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। लोग अपने सफर की कहानियां दूसरों के साथ साझा करते हैं, जिससे रिश्ते गहरे होते हैं। बिल्कुल, हम सामान बांट नहीं सकते, पर कहानियां बांट सकते हैं। सही कहा। तीसरा, अनुभवों की तुलना करना बहुत मुश्किल है। अगर एक पड़ोसी के पास बड़ा टीवी है तो दूसरे को ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन किसी के जंगल सफारी के अनुभव की तुलना दूसरे के समुद्र तट के अनुभव से नहीं की जा सकती। दोनों अपने आप में अनूठे हैं। ये पॉइंट बहुत मजबूत है। और सबसे अहम बात, भौतिक वस्तुओं में नेगेटिव सरप्राइज का दुख बहुत ज्यादा होता है। नेगेटिव सरप्राइज यानी अगर कोई बहुत महंगा फोन खराब निकल जाए तो जो पीड़ा होती है वो किसी खराब होटल में रुकने के अनुभव से कहीं ज्यादा चुभती है, क्योंकि खराब अनुभव भी आगे चलकर दोस्तों के बीच सुनाने के लिए एक मजेदार कहानी बन जाता है। हाँ, हम बोलते हैं ना कि अरे यार वहाँ गए थे और ऐसी मुसीबत आई, फिर सब हंसते हैं। एकदम वही। बिल्कुल, चीजें पुरानी पड़ जाती हैं और कबाड़ बन जाती हैं, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। ये तो हुई सामान और सफर की बात। लेकिन अगर इंसान का दिमाग हर चीज का आदी हो जाता है तो हमारे सबसे करीब मौजूद चीजों का क्या? आपका इशारा रिश्तों की तरफ है? हाँ, जो रिश्ते सालों साल चलते हैं, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें इस आदत पड़ने के मनोविज्ञान का क्या असर होता है? ये मानवीय रिश्तों का सबसे जटिल और दार्शनिक पहलू है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एस्थर पेरेल के विचारों का अगर हम संदर्भ लें तो उन्होंने इसे एक बहुत ही खूबसूरत और यथार्थवादी रूपक से समझाया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि प्रेम संबंध और शादियां अक्सर पेरिस, फ्रांस से शुरू होती हैं। शुरुआत में सब कुछ रोमांस, रोमांच, रहस्य और जुनून से भरा होता है। हर बातचीत नई लगती है। पेरिस, फ्रांस, सुनने में ही कितना रोमांटिक लग रहा है। लेकिन समय के साथ जब दो लोग एक ही छत के नीचे सालों बिताते हैं तो आदत पड़ने के कारण वही रिश्ते पेरिस, आइडाहो में बदल जाते हैं। पेरिस, आइडाहो, ये कहाँ है? पेरिस, आइडाहो अमेरिका का एक बेहद उबाऊ, शांत और नीरस कस्बा है जहाँ कुछ भी नया नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गहरा ताना है। हाँ, जब दोनों लोगों के बीच कोई रहस्य या मिस्ट्री नहीं बचती, जब वे एक दूसरे के हर वाक्य, हर प्रतिक्रिया का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, तो उनके बीच की वो पिक्सी डस्ट यानी जादुई धूल पूरी तरह से उड़ जाती है। यानी वो पुराना जादू खत्म हो जाता है। या तो फिर उस जादुई धूल को या उस रोमांस को वापस कैसे लाया जाए? क्या एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाना या दूरियां बना लेना ही इसका एकमात्र उपाय है? देखिए, दूरियां हमेशा नकारात्मक नहीं होती। अच्छा। जब नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और सब कुछ अनुमानित हो जाता है, तो थोड़ी सी वैचारिक या भौतिक दूरी उस रहस्य को वापस ला सकती है। कुछ समय के लिए अलग अलग यात्राओं पर जाना, अपनी खुद के शौक पालना या फिर स्टेकेशन अपनाना, जहां घर पर ही रहकर दुनिया और रोजमर्रा की भागदौड़ से पूरी तरह कट जाया जाए, ये उस एक रास्ता को तोड़ता है। स्पेस देना एक दूसरे को। बिल्कुल, हमें अपने साथी को फिर से एक नए इंसान के रूप में देखने की जरूरत होती है। और यहाँ एक और बहुत ही गंभीर विषय पर विचार करना जरूरी है। जरूर बताइए। जिस तरह इंसान खुशियों, सामानों और रिश्तों का आदी होता है, उसी तरह वो मानसिक थकान और अवसाद का भी आदी हो जाता है। मानसिक थकान का आदी, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है? आधुनिक जीवन में जब लोग लगातार काम के दबाव और जीवन की जद्दोजहद में पिसते हैं, तो उनके दिमाग पर एक धुन सी छा जाती है, जिसे ब्रेन फॉग या बर्नआउट कहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इस भयंकर मानसिक थकान का भी अभ्यस्त हो जाता है। यानी उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है। हाँ, उसे पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से पूरी तरह से थक चुका है। वो अपनी इस थकान को कोई शारीरिक बीमारी, थायराइड या बस बढ़ती उम्र का असर मान बैठता है। जीवन की इस अंधी दौड़ में अपनी ही थकान को पहचान पाना, ये स्वीकार करना कि मैं थक गया हूँ और रुककर सांस लेना बेहद जरूरी है। अपनी ही थकान का आबिए बुझाना और उसे बीमारी समझ लेना, ये सच में डराने वाला है। इससे ये भी पता चलता है कि इंसान का दिमाग कितने अलग अलग तरीकों से काम करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और हर दिन कुछ नया ढूंढते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही काम में सालों तक बिना उबे लगे रहते हैं। इस अंतर को समझने के लिए इंटरनेट पर पढ़ने की आदतों से जुड़ा विकिपीडिया प्रयोग एक बेहतरीन उदाहरण है। विकिपीडिया प्रयोग, उसमें क्या हुआ था?
शोधकर्ताओं ने इस बात का गहराई से विश्लेषण किया कि लोग जानकारी कैसे खोजते हैं। उन्होंने इंसानों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा। पहले हैं व्यस्त लोग या बिजी बॉडीज, जिन्हें एक्सप्लोरर्स भी कहते हैं। एक्सप्लोरर्स, ये वो लोग हैं जो एक विषय से दूसरे विषय पर छलांग लगाते रहते हैं। वो विकिपीडिया पर भौतिकी का कोई लेख पढ़ना शुरू करते हैं, वहां से किसी लिंक पर क्लिक करके मीटू आंदोलन तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से किसी अनजान ऐतिहासिक घटना तक। हाँ, इंटरनेट रैबिट होल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये लोग जल्दी बोर होते हैं। इन्हें अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए लगातार नई उत्तेजना चाहिए होती है। दूसरे हैं शिकारी या हंटर्स, जिन्हें एक्सप्लॉइटर्स कहा गया। ये क्या करते हैं? ये किसी एक विषय को पकड़ते हैं और उसकी बहुत गहरी खदान में उतरते जाते हैं। वे सालों तक एक ही चीज के इर्द गिर्द बिता सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, दोनों ही समाज के लिए जरूरी हैं। लेकिन एक्सप्लोरर्स को एक रास्ता से ज्यादा जल्दी उलझन होने लगती है। और शायद यही कारण है कि इंसान खुशी ढूंढने के और अपनी आदतों को तोड़ने के अलग-अलग तरीके आजमाता है। इसी संदर्भ में 2018 का वो दान करने वाला प्रयोग बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। ओह, वो $5 वाला प्रयोग। हाँ, शोधकर्ताओं ने लोगों को रोजाना $5 दिए। कुछ लोगों से कहा गया कि वे इसे 5 दिनों तक खुद पर खर्च करें और दूसरों से कहा गया कि वे इसे 5 दिनों तक किसी और पर खर्च करें। दोनों के मानसिक प्रभाव बिल्कुल अलग थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जादुई और सकारात्मक पहलू है। वो कैसे? जब इंसान खुद के लिए कोई चीज खरीदता है, मान लीजिए वो रोज $5 की एक कॉफी पीता है, तो पहले दिन उसे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुफ्त की कॉफी। लेकिन चौथे या 5वें दिन उसकी खुशी का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे उसकी आदत हो जाती है। वो कॉफी अब एक विशेष अनुभव नहीं बल्कि एक सामान्य दिनचर्या बन चुकी है। सही बात है। लेकिन जब इंसान वही $5 रोज किसी दूसरे की मदद करने, किसी अजनबी को कॉफी पिलाने या दान देने में लगाता है, तो जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जिसे मनोविज्ञान में वार्म ग्लो ऑफ गिविंग कहते हैं, उसकी आदत इंसान को जल्दी नहीं पड़ती। क्या बात है, यानी देने की खुशी कम नहीं होती? बिल्कुल नहीं। देने की खुशी का ग्राफ 5वें दिन भी बिल्कुल उतना ही ऊंचा रहता है जितना पहले दिन था। निस्वार्थ परोपकार शायद दुनिया के उन गिने चुने अनुभवों में से है जो आदत के नियम को मात दे देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। परोपकार आदत की जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन जब बात खुद के जीवन के बड़े फैसलों की आती है, तो क्या आदतें हमें पंगु बना देती हैं? स्टीवन लेविट का सिक्का उछालना यानी कॉइन टॉस वाला प्रयोग तो जैसे इंसानी अनिर्णय पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो सच में एक अनोखा प्रयोग था। जरा सोचिए, उस प्रयोग में लगभग 22,000 लोग शामिल हुए। ये वो लोग थे जो अपनी नौकरी छोड़ने, अपना शहर बदलने या सालों पुराना रिश्ता तोड़ने जैसे जीवन के सबसे बड़े और मुश्किल दौराहे पर खड़े थे। और उन्होंने फैसला कैसे लिया? सिक्का उछालकर। हाँ, एक वेबसाइट पर जाकर वर्चुअल सिक्का उछालकर। अगर हेड आया तो नौकरी छोड़ देंगे, टेल आया तो वहीं रहेंगे। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन ये प्रयोग ये साबित करता है कि यथास्थिति या स्टेटस क्वो कितनी शक्तिशाली आदत है। स्टेटस क्वो यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। जी, जब लोग दुविधा में होते हैं तो वे अक्सर कोई नया कदम ना उठाने को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि वे अपने मौजूदा दर्द या अपनी मौजूदा बोरियत के आदी हो चुके होते हैं। नया बदलाव एक खतरा लगता है। पर क्या वे खुश रहते हैं उस बोरियत में? लेविट के प्रयोग के नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने दुविधा की स्थिति में सिक्के के कहने पर कदम उठाया, यानी अपनी नौकरी छोड़ दी या बड़ा बदलाव किया, कुछ महीनों बाद वे उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक खुश पाए गए जिन्होंने डर कर कोई बदलाव नहीं किया था और पुरानी स्थिति में ही बने रहे। तो इसका क्या मतलब निकालें कि सब कुछ सिक्के पर छोड़ दें? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन के बड़े फैसले हमेशा सिक्का उछाल कर लिए जाने चाहिए। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब इंसान असमंजस में हो तो अपनी पुरानी आदतों और एक रास्ता को तोड़कर कोई भी नया कदम उठाना यानी एक्शन लेना अक्सर एक ही जगह जमे रहने से बेहतर होता है। रचनात्मकता और नए विचार भी ठीक इसी तरह काम करते हैं। रचनात्मकता की बात करें तो पुरानी आदतों को तोड़ने का सबसे बेहतरीन उदाहरण खेल जगत से आता है, डिक फॉसबरी का। ओह, फॉसबरी फ्लॉप। हाँ, एक समय था जब ऊंची कूद यानी हाई जंप के एथलीट्स सामने की तरफ से छलांग लगाते थे। यही सालों पुरानी आदत थी,
लेकिन फॉसबरी ने इस आदत को तोड़ा और पीछे की ओर से कूदने वाला फॉसबरी फ्लॉप इजाद किया, जिसने पूरे खेल का इतिहास ही बदल दिया। बिल्कुल, जब तक पुरानी आदतों को नहीं तोड़ा जाएगा, कोई नया आविष्कार जन्म नहीं ले सकता। डंकर कैंडल प्रॉब्लम का एक बहुत मशहूर प्रयोग है जो रचनात्मकता को मापता है। ये कैंडल प्रॉब्लम क्या है? इस प्रयोग में देखा गया कि जो लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं, जिन्होंने एक पूरी तरह से नए और अजनबी माहौल का सामना किया है, उनकी रचनात्मकता सामान्य लोगों से बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए माहौल में उनकी सोचने की पुरानी आदतें पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। और ये सिद्धांत केवल देश बदलने जैसे बड़े बदलावों तक सीमित नहीं है। अच्छा, छोटे बदलाव भी असर करते हैं? हाँ, चलने और बैठने वाले एक अन्य प्रयोग ने ये साबित किया कि केवल बैठना या केवल चलना रचनात्मकता नहीं बढ़ाता, बल्कि जब इंसान अपनी शारीरिक स्थिति बदलता है, जिसे चेंजिंग फिजिकल स्टेट कहते हैं, यानी उठकर खड़ा हो जाए या बैठ जाए। जी, अगर वो बैठा है और उठकर चलने लगता है या चल रहा है और बैठ जाता है, तो उस बदलाव की शुरुआती 6 मिनट में उसका दिमाग सबसे अधिक रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। आदत को तोड़ना ही असल में रचनात्मकता की चाबी है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ अपनी शारीरिक स्थिति बदलने से विचारों की दिशा बदल सकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जहां हम खुशियों और रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, हर चीज का एक सियाह पहलू भी होता है। आदत पड़ने का सबसे खतरनाक और अंधकारमय हिस्सा क्या है? सबसे बड़ा और भयावह खतरा है हमारी सामूहिक याददाश्त का कमजोर हो जाना और इतिहास के दर्द को भूल जाना। इतिहास का दर्द? हाँ। रैंडमाइजर्स जैसी किताबें हमें बहुत कठोरता से याद दिलाती हैं कि हम आधुनिक दुनिया की सुख सुविधाओं, जैसे सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया, संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, साफ पानी और भरपूर भोजन, इनके कितने आदी हो गए हैं। बात तो सही है, हम इसे ग्रांटेड लेते हैं। आधुनिक समाज पूरी तरह से भूल गया है कि एक समय में स्कर्वी नाम की बीमारी से समुद्र में 20 लाख नाविक बेहद दर्दनाक मौत मरे गए थे, और जिसका इलाज महज एक साधारण सा नींबू था। बाप रे, 20 लाख लोग भूल गए हैं कि गुइनी वर्म जैसी खौफनाक बीमारियां कैसी थीं, जहां एक लंबा कीड़ा इंसान के शरीर के अंदर से त्वचा फाड़कर निकलता था। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या आधुनिक समाज और आज की पीढ़ी में जो गहरा अवसाद, बेचैनी और असंतोष बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम इतिहास के उस दर्द को पूरी तरह से भूल चुके हैं? क्या हम आज की सुख सुविधाओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमने सोशल मीडिया जैसी आधुनिक समस्याओं को ही जीवन का सबसे बड़ा दुख मान लिया है? ये एक बहुत ही तीखा लेकिन जरूरी सवाल है, और जब आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ही है, तो हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालय में फेसबुक के शुरुआती दिनों को लेकर जो अध्ययन हुआ था, वो बहुत कुछ बयान करता है। वो $102 वाला प्रयोग। जी, वही जहां शोधकर्ताओं ने लोगों को $102 देकर 1 महीने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने को कहा था। अगर हम उन शोधों के निष्कर्षों को पूरी निष्पक्षता और तटस्थता से देखें, तो वे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सोशल मीडिया कैसे इंसानी दिमाग को अपना आदी बनाता है और हमारी सोच को प्रभावित करता है। उस 1 महीने में लोगों में क्या बदलाव आए? जिन लोगों ने $102 लेकर 1 महीने के लिए फेसबुक छोड़ा, उनके जीवन में मापे जा सकने वाले अभूतपूर्व बदलाव आए। उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ, उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ असल दुनिया में ज्यादा समय बिताना शुरू किया। ये तो उम्मीद के मुताबिक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उनकी राजनीतिक कट्टरता, चाहे वे वामपंथी विचारधारा के हों या दक्षिणपंथी विचारधारा के, दोनों में ही भारी कमी आई। अरे, यानी उनकी एक्सट्रीमिज्म कम हो गई, दोनों तरफ की। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे रोजाना स्क्रीन पर मिलने वाले एक ही तरह के वैचारिक उकसावे और नफरत के आदी होने से बच गए थे। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी आदत हमारी पूरी सोच को हाईजैक कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ विचारों तक सीमित है? क्या इंसान झूठ, बेईमानी और भ्रष्टाचार का भी आदी हो जाता है? स्लिपरी स्लोप यानी फिसलने वाली ढलान का जो सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है? ये आदत पड़ने का सबसे भयानक और विनाशकारी रूप है। स्पेन के 816 मेयर्स यानी महापौरों पर किए गए एक सिक्का उछालने वाले प्रयोग ने दिखाया कि जो नेता चुनाव जीतते हैं, उन्होंने महज कुछ पैसों के लालच में हारने वालों की तुलना में ज्यादा झूठ बोला। जीतने वालों ने ज्यादा झूठ बोला? जी, इसका मनोविज्ञान बहुत डरावना है। इंसान रातों रात कोई बहुत बड़ा अपराधी या घोटालेबाज नहीं बनता। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता होता सब।
बेल गिब्सन का उदाहरण लें, जिसने कैंसर होने की झूठी कहानी रची और लाखों कमाए, या एलिजाबेथ होम्स को देखें, जिसने थेरेनोस नाम की कंपनी बनाकर अरबों डॉलर का मेडिकल घोटाला किया। इन दोनों केसेस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इन सब की शुरुआत एक बहुत ही छोटे और मामूली झूठ से हुई थी। जब कोई व्यक्ति पहली बार झूठ बोलता है तो उनके दिमाग का एमिगडाला अपराध बोध और डर के कारण बहुत तेज प्रतिक्रिया देता है। अलार्म बजता है दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन जब वो इंसान उस झूठ को बोलकर बच निकलता है तो उसका दिमाग उस अनैतिकता का आदी हो जाता है। अगली बार जब वो थोड़ा बड़ा झूठ बोलता है तो दिमाग कम प्रतिक्रिया देता है। फिर ढलान पर फिसलना शुरू। और धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत इंसान को ऐसे भयानक और क्रूर अपराधों तक ले जाती है जहां उसे कोई अपराध बोध महसूस ही नहीं होता। झूठ की आदत एक धीमे जहर की तरह है। और जब हम खतरे की आदत की बात करते हैं तो स्वीडन में 1967 में जो ऐतिहासिक घटना घटी वो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। डागन एच की घटना। हाँ, स्वीडन में दशकों से लोग सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाते थे, लेकिन 3 सितंबर 1967 को, जिसे डागन एज कहा जाता है, नियम बदल गया और सबको रातों रात दाईं ओर गाड़ी चलाने को कहा गया। लोग बहुत डर गए होंगे। पूरे देश में खौफ का माहौल था। सबको लगा कि भयानक दुर्घटनाएं होंगी, सड़कें खून से लाल हो जाएंगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। दुर्घटनाओं के आंकड़े एकदम से नीचे गिर गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों की दशकों पुरानी बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने की आदत टूट गई थी। नियम बदलने के कारण वो इतने डरे हुए और सतर्क थे कि उन्होंने पूरी सावधानी से आंखें और दिमाग खोलकर गाड़ी चलाई। वो ऑटो पायलट मोड से बाहर आ गए थे। इसके विपरीत एक शल्य चिकित्सक या सर्जन को उदाहरण ले। अगर कोई अत्यंत अनुभवी सर्जन लंबे समय तक ऑपरेशन थिएटर में कोई गलती नहीं करता तो वो अपनी दिनचर्या का इतना आदी हो जाता है कि वो खतरे को नजरअंदाज करने लगता है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक खतरनाक अति आत्मविश्वास जन्म लेता है और अक्सर तभी सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण और जानलेवा गलतियां होती हैं। खतरे की आदत इंसान को अंधा कर देती है। ये सब देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जब हमारे पास जानकारी के इतने सारे स्रोत हैं तो फेक न्यूज या झूठी खबरें इतनी तेजी से लोगों के दिमाग में कैसे घर कर जाती हैं? यहाँ मनोविज्ञान का एक सिद्धांत काम करता है जिसे सत्य का भ्रम या इल्यूजन ऑफ ट्रूथ कहते हैं। ये कैसे काम करता है? जब किसी भी झूठी बात, अफवाह या प्रोपेगेंडा को बार बार दोहराया जाता है, लगातार आंखों के सामने लाया जाता है, तो इंसानी दिमाग उस तकरार यानी रेपिटेशन और परिचित होने के एहसास का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वो उस झूठ को ही सच मानने लगता है। यानी झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। हाँ, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर किसी पोस्ट या खबर को सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वो सच है। वो उसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो बात जानी पहचानी लगती है और उनकी अपनी पहले से मौजूद विचारधारा या मान्यताओं से मेल खाती है। तो इस गंभीर समस्या का व्यवहारिक समाधान क्या है? हम फेक न्यूज को आदत बनने से कैसे रोकें? एक बहुत ही दिलचस्प और व्यवहारिक समाधान जो इस किताब और शोधकर्ताओं द्वारा सामने आता है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ लाइक यानी पसंद का बटन नहीं होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए? इसके साथ एक सत्य यानी ट्रस्ट या एक्यूरेसी का बटन भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे इंसान को शेयर करने से पहले एक पल रुककर सोचने का मौका मिलेगा। मुझे ये विचार पसंद है और ये बात तथ्यात्मक रूप से सच है। बिल्कुल, इन दोनों के बीच का फर्क साफ हो सकेगा। ये एक छोटा सा वैचारिक ठहराव सत्य के भ्रम को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी सारी जानकारियों, ऐतिहासिक घटनाओं, प्रयोगों और दर्शन को हम एक साथ कैसे समेटें? देखिए, अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण के सार को समेटना हो तो हमें उस उबलते हुए पानी में मेंढक यानी बॉइलिंग फ्रॉग वाली मशहूर कहानी को याद करना चाहिए। हाँ, वो कहानी तो सबने सुनी है। सदियों से ये कहा जाता रहा है कि अगर एक मेंढक को पानी में डालकर पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो मेंढक उस बढ़ते तापमान का आदी हो जाता है। वो बाहर नहीं कूदता और अंततः उबलकर मरा जाता है। ये आदत के नुकसान का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये कहानी पूरी तरह से झूठी और आधारहीन है। सच में? हाँ, जब पानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा गर्म होता है और खतरे का स्तर बढ़ता है तो मेंढक तुरंत छलांग लगा देता है। वो आदत का शिकार होकर अपनी जान नहीं देता। अरे वाह, ये तो नया नजरिया है। इंसान का स्वभाव भी उस मेंढक की तरह ही है। हम अपनी बुरी आदतों, एक रास्ता, उबाऊपन,
अपने खराब रिश्तों और यहाँ तक कि अपने गहरे दुखों के उबलते पानी से छलांग लगा सकते हैं। आदतें और दिनचर्या हमें कुछ समय के लिए बांध सकते हैं, लेकिन हमारी इंसानी चेतना और इच्छा शक्ति हमेशा उस जाल को तोड़ने और एक नई शुरुआत करने में सक्षम है। क्या अद्भुत और आशा से भरा विचार है। मेंढक छलांग लगा सकता है और हम इंसान भी। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक उत्तेजक विचार, एक सवाल। क्या मानव जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर अपनी स्थिरता, सुरक्षा या शांति समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक लंबे समय से चली आ रही सबसे गहरी और हानिकारक आदत बन चुकी है? बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर कल हमारी किसी बहुत ही सुरक्षित और नीरस दिनचर्या का एक अहम हिस्सा अचानक गायब हो जाए, तो क्या हम डर कर टूट जाएंगे? ये खुद से पूछने लायक बात है। कैफे फिलॉसफी के इस वैचारिक और गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और आत्ममंथन के इस मिशन को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और गहरे विश्लेषण के साथ।